कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ चाय और मसाले बेचने के इरादे से आई हो, वो धीरे धीरे करके एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दे। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, पर यही हकीकत है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जानते हैं, यही वो सवाल था जो 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के भी होश उड़ा रहा था। एक कंपनी जिसे उन्होंने सिर्फ व्यापार के लिए भेजा था, वो अब टैक्स वसूल रही थी, जंगें लड़ रही थी और एक तरह से सरकार चला रही थी। तो चलिए, आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सीधी साधी व्यापारिक कंपनी से, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। तो बात शुरू होती है साल 1600 से। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया और कहा, जाइए पूरब के देशों से व्यापार कीजिए। मकसद एकदम साफ था, मसाले खरीदो, मुनाफा कमाओ। सरकार चलाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन ये जो व्यापार का सीधा साधा खेल था ना, ये बहुत जल्द सत्ता के खतरनाक खेल में बदलने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि इस कंपनी की पूरी किस्मत ही बदल दी। जो व्यापारी थे, अब वो सिपाही बन चुके थे। और ये बदलाव कितना बड़ा था, वो ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखा रही है। सोचिए, एक तरफ वो कंपनी जो स्थानीय नवाबों से इजाजत लेकर काम करती थी, और दूसरी तरफ वही कंपनी जो अब खुद टैक्स वसूल रही थी, अपने कानून चला रही थी और जंग का ऐलान तक कर रही थी। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये तो पूरी की पूरी भूमिका ही बदल गई थी। और फिर आया वो एक पल जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कंपनी को औपचारिक तौर पर एक राज्य की शक्तियां मिल गईं। ये शब्द दीवानी अधिकार, यही है पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। अगर आसान भाषा में कहें तो अब उस पूरे इलाके की तिजोरी की चाबी कंपनी के हाथ में आ गई थी। और हाँ, ये कोई दो चार गांव की बात नहीं हो रही थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये उस वक्त भारत के सबसे अमीर और सबसे उपजाऊ इलाके थे। सोचिए जरा, एक प्राइवेट कंपनी अब इतने बड़े खजाने की मालिक बन बैठी थी। तो समझने वाली बात यह है कि दीवानी अधिकारों ने कंपनी को सिर्फ पैसे की ताकत नहीं दी, बल्कि उसे एक असली सरकार बना दिया। व्यापार का जो मुखौटा था वो उतर चुका था और अब सामने एक शासक खड़ा था। अब जब ये सब कुछ भारत में चल रहा था, तो उधर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति बना दी है जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तो लंदन में बैठे सांसदों को आखिर चिंता क्यों हो रही थी? अरे भाई, क्योंकि उनकी बनाई एक कंपनी अब एक ऐसा दैत्य बन चुकी थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। कंपनी के कर्मचारी रातों रात नवाबों जैसी दौलत बना रहे थे, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह कंपनी बिना संसद से पूछे जंग छेड़ रही थी। ये पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। तो इसी बेलगाम घोड़े पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश संसद एक कानून लेकर आई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट अपने आप में इतिहास का एक मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह साफ कर दिया कि कंपनी उनकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये कंपनी के पर कतरने की पहली और सबसे जरूरी कोशिश थी। तो इस कानून के 3 बड़े मकसद थे। पहला, कंपनी की मनमानी पर रोक लगाना। दूसरा, भारत में जो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी अपनी अपनी ढपली बजा रही थी, उन्हें एक सुर में लाना, मतलब सेंट्रलाइज करना। और तीसरा, कर्मचारियों की जेबें भरने वाले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस एक्ट ने जमीन पर असल में क्या क्या बदला। इस एक्ट ने भारत में पावर का पूरा समीकरण ही बदल डाला, और इसकी शुरुआत हुई बंगाल के गवर्नर के पद से, जिसे अब एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली उपाधि दी जाने वाली थी। देखिए, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और यह सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था, ये पावर को एक जगह इकट्ठा करने की कवायद थी। और इस नई कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके हाथों में अब जबरदस्त ताकत आ गई थी। और इस सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत यह था कि अब तक जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आज़ाद थीं, उन्हें भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए फैसले एक जगह से लिए जाने थे, कलकत्ता से। पहली बार एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी जा रही थी। इसके अलावा भी एक पूरा नया सिस्टम खड़ा कर दिया गया। जैसे न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया।
कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और तोहफे या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और सबसे बड़ा दाव, कंपनी के मालिकों यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हुक्म दिया गया कि वो अपने हर काम का हिसाब किताब सीधे ब्रिटिश सरकार को दें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इस एक्ट का इतना गहरा और दूर तक जाने वाला असर क्या हुआ? इसने भविष्य के लिए क्या रास्ता तैयार किया? एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये एक्ट कोई जादुई छड़ी नहीं था कि उसने सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर दी। नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत थी। ये वो पहला दरवाज़ा था जिसे खोलकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में सीधा दखल देना शुरू कर दिया। और यही इस कानून की असली विरासत है। कंपनी को काबू में करने की कोशिश करते करते ब्रिटिश संसद ने अनजाने में ही सही भारत में एक केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रख दी। ये वही नींव थी जिस पर अगले 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत की इमारत खड़ी रही। तो ये पूरी कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब किसी कॉरपोरेशन की ताकत एक देश की सरकार जितनी हो जाए, तो फिर उस ताकत की हद कौन तय करेगा? ये सवाल 1773 में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।